अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। अभी कुछ देर पहले इस्लामाबाद से आया हूँ, पहले व्लॉग करने बैठा तो लाइट चली गई। तब 1 घंटे के बाद आई। ये पहाड़ी इलाके में हाल है, नेट नहीं है। नेट की वजह से मुझे जाना पड़ा कि मुझे जूम पर एक इंटरव्यू करना था, तो यहाँ नेट है ही नहीं। अब जो है बस वो मत पूछिए। तो कुछ इत्तलात भी नहीं थी, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। जैसा कि मैंने हेडलाइन में दिया है कि जी इमरान रियाज की गिरफ्तारी के क्या मानी थे और क्या पैगामात आए हैं, और फिर बजट आ गया है। बजट के लिए जो आपसे पेशन गोई की थी पहले, सारा मीडिया वही कह रहा है। मेरा डर ये है कि हाई इन्फ्लेशन ना हो जाए, जो इकॉनमी की टर्म में कि महंगाई बढ़ती जाती है। जितनी आप तनख्वाह बढ़ाते हैं महंगाई उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। पिछले साल मेरे ख्याल में मैंने इस पर प्रोग्राम किया था। तो आज मैंने जो गाहे गाहे देखा है थोड़ा सा टेलीविज़न पे, जो पढ़ा है बजट पे, बस उस पर मुख्तसर बता दूँ आपको। पहले मैंने कहा कि मैं इकॉनमिस्ट नहीं हूँ, मगर चीज़ें देख कर पता चल जाती हैं। तकरीबन 700 और 877 का ये बजट है। तकरीबन $19 ट्रिलियन का, मतलब 9,000 बिलियन अरब, जिसे अरब कहते हैं, रुपए का ये बजट है, जिसमें सीधे सीधे 9,000 अरब रुपए जो है वो सूद की मद में चले जाएंगे। अब नंगी के पास क्या बचा? 9 अरब, तो 9,000। और जो खसारा है, करंट खसारा, अकाउंट खसारा और सारा मिलाकर बजट खसारा, वो तो करंट जो अकाउंट खसारा है वो तो अलग होता है, कि जो टोटल खसारा है बजट का वो तकरीबन 8,500 से 9,000 है, मगर उसे घटाकर मुख्तलिफ बहाने तरीके दिखाकर 7,773 अरब पर दिखाते हैं, कहीं पर 8,500 अरब दिखाते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मगर जो इकॉनमिस्ट कह रहे हैं वो तकरीबन 9,000 रुपये का, 9,000 अरब का खसारा है। इसमें जो दिलचस्प बात है कि बेतहाशा टैक्स लगाने जा रहे हैं। आपकी तनख्वाह अगर 1 से 16 ग्रेड में है अब, तो 25% बढ़ेगी। तजवीज़ है, इसको अभी फाइनल तो नहीं कह सकते। और 17 से 22 तक जो है 22% बढ़ेगी। उन्हें खैर तनख्वाह की जरूरत ही नहीं अगर पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं। और पेंशन 15% बढ़ेगी। और 1700 तकरीबन 1400 अरब रुपए की सब्सिडी है। वो किन के लिए है? सबको पता है, शाफिया के लिए। और भीख का खाता बढ़ेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसमें 27% बढ़ाने जा रहे हैं। और फौजी बजट जो है वो 2,122 अरब रुपए का बज़ाहिर दिखाया जा रहा है, मगर इसमें पेंशन और सारी चीज़ें मिला लें तो लोग कहते हैं तकरीबन 3,000। पेंशन को 550-600 अरब रुपए है, तो 2700-2800 ये वैसे ही हो गए, तो तकरीबन 3,000 अरब रुपए। ये है कि 9,000 तो सिर्फ कर्ज में देने हैं। और एजुकेशन, सेहत के लिए अगर आप देखें तो सिर्फ हंसी आती है। मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मेरा कहना ये था, पहले दिन से कह रहा था कि हुजूर बड़ी महंगाई आ रही है, जो ये कम दिखा रहे हैं। और सारे मीडिया में अगर आप देखें जाके तो सब कह रहे हैं कि नया तूफान आने वाला है। और टैक्सेस जो है ना, जो मौजूद है, फाइलर में थोड़ा सा कम बढ़ा रहे हैं, नॉन फाइलर पर और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। और जो बजट में दिखा रहे हैं कि जी अगले साल का जो टैक्स का हदफ है वो 12,000 समथिंग है, 12,500 के करीब, और उससे कुछ कम भी किया है 200-250 अरब रुपए, मगर महंगाई नहीं रोक सकेंगे। फिर साथ में उसमें एक बड़ी अजीब चीज़ देखी मैंने बजट में कि 30 अरब रुपए निजकारी शाही के। कहाँ PIA भी बेच रहे हैं, स्टील मिल भी बेच रहे हैं, एयरपोर्ट भी प्राइवेट सोर्स आउटसोर्स कर रहे हैं। और जो स्टील मिल देखा है कराची का, उनके लिए ये धक्के की खबर होगी कि इससे बड़ा धक्का नहीं, शौक नहीं लग सकता कि वजीर खजाना औरंगजेब कल कह रहा था कि वो तो कौड़ियों के दाम बिकेगा, गार्बेज के दाम पर।
कैन यू बिलीव इट? 25 करोड़ की आबादी के मुल्क में एक स्टील मिल नहीं चला सके और बाहर से मंगवाते हैं। आप सरिया लेने कहीं चले जाए तो आप पता चल जाएगा, सिफारिशें लगानी पड़ती है, हर चीज पर कीमत बढ़ाने जा रहे हैं। फिर साथ में एक खबर यह है कि जो बिजली की तकसीमकार कंपनियां हैं, ये लेस्को, पेस्को, हैप्को, वटएवर जो भी, ये भी अब प्राइवेट हो जाएंगी और एफबीआर में भी ह्यूमन जो मुदाखलत कम होगी, कंप्यूटर के ऊपर ज्यादा लेकर जा रहे हैं। एक नया वो खड़ा होगा। अभी तो आप और मैं किसी से बात कर सकते हैं ना, जब कंप्यूटर में हो जाएगा तो ये कंप्यूटर जहां जहां है पूरी दुनिया में तो एरर आते रहते हैं, मगर वहां सपोर्ट फॉरन मौजूद होती है। हमारे क्या हालात हम आपको बताया। अच्छा, जब ये बिजली की तकसीमकार कंपनियां भी प्राइवेट हो जाएंगी तो आपके इलेक्ट्रिक को लाइए, जिस पे इल्ज़ाम है ओवर बिलिंग का, और सब जगह पे पहले ही बताया जा रहा है कि हर मामले में ओवर बिलिंग हुई है, हर जगह, हर कंपनी में। आपको ये तो मालूम है कि रेगुलेटरी तो यहाँ है ही नहीं, कोई प्रॉपर मैनेजमेंट इंतज़ाम जिसे कहते हैं हुकूमत। सब इससे एग्री करते हैं कि हुकूमत सिर्फ किताबों में है, ख्वाबों में है, मीडिया के स्क्रीन पर है, और बाकी अल्लाह अल्लाह है। अब आते हैं सर, एक दोस्त से मुलाकात हुई थी जो बहुत पहुंचे हुए हैं, पहुंचे हुए तो मतलब इंसाफी है। तो मैंने कहा कि इमरान रियाज का क्या हुआ? कहने लगा मैंने अभी 3 दिन पहले कहा था कि जाना मत बाहर, उन्होंने कह दिया है कि एयरपोर्ट से दूर रहना, और सबको मैसेज हो गए। तो इमरान रियाज ने कहा कि मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे पकड़ेंगे, और मैं देखूंगा, मैं तैयार हूं पकड़ने के लिए। अच्छा, यहां से लोग शोहरत गेन कर रहे हैं, वो लोग जिनको पता है कि उन्हें मारा नहीं जाएगा, रखा जाएगा और कुछ अर्से के बाद छोड़ दिया जाएगा, ये ख्याल है। मगर मेरे पास इत्तलात ये हैं कि बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, और ये मीडिया पहले से बता रहा था, बहुत सारे प्रोग्रामों में एंकर्स ने बताया था कि ईद के बाद बड़ा क्रैकडाउन होगा, मगर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। जो लोग ECL पे थे, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से निकाल दिए गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट की मानी नहीं गई। उनको कह दिया गया कि हुजूर वाला एयरपोर्ट से दूर रहना है, आना नहीं है, वरना फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो एक नई कहानी शुरू होने जा रही है। फिर आपने देखा कि खान साहब झुक गए हैं। कल तक कहते थे मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, अब कहते हैं ये सबके साथ बैठूंगा और मेरे साथ जो हुआ उसे माफ करने को तैयार हूं। और महमूद अशरफ वो बताएंगे किसके साथ बैठना है। अब उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाई जाएगी। अच्छा, हुकूमत क्या रिलीफ दे सकती है? ये सबको पता है, वो कोई रिलीफ नहीं दे सकती, क्योंकि अगर ये कहेंगे कि अभी कह रहे थे ना, अब भी कह रहे हैं कि फार्म 47 वाली हुकूमत है, फार्म 45 वाली हुकूमत है, और पहले ये हुकूमत खत्म हो, हमारा मैंडेट वापस मिले, फिर बात हो सकती है। अब वो बैठने को तैयार हो गए हैं इसी हुकूमत के साथ। तो ये बात तो रिलाइज हुई कि ये हुकूमत कंटिन्यू करेगी, और ये जो तहरीक वरीक का ड्रामा था, तहरीक इंसाफ का, वो दम तोड़ जाएगा आने वाले चंद हफ्तों में, चंद दिनों में। और जब नए नए मुकदमे बनेंगे तो आप जाहिर है बहुत से लोग छोड़ जाएंगे, क्योंकि लोगों को कहा गया है कि अगर आप रहना चाहते हैं नाइस में, आराम से घर में, तो खासा प्रसाद छोड़ दें। तो एक बड़ी अक्सरियत छोड़ देगी, इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। हुकूमत से जो मुज़ाकरात करेंगे वो दिखावे के होंगे, बैजा बैजा वाली बात होगी कि वो कहेंगे हम जीत गए, वो कहेंगे हम जीत गए, और निकलना कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ के निज़ाम में ये रखा गया है इंटेंशनली कि अपोजिशन और हुकूमत कभी बाहम मिलकर काम न कर सकें, और ये एक दूसरे के साथ इस हद तक मिंगल ना हो कि ये अवाम के हक में फैसले कर सकें।
یہ 76 سال کا رزلٹ ہے. تو میں نے بن صاحب سے ملاقات تھی, میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے صرف ایک بات بتا دو کہ جو خان صاحب کے گرد لوگ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سب ایماندار لوگ ہیں, انقلاب لانا چاہتے ہیں اور وہ اس عوام سے لائل ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں اپنے طور پر بھی کہ یہ لوگ بدل گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یار ہر پارٹی میں ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, مگر خان صاحب چاہتے ہیں کہ جی اب انصاف کی حکمرانی ہو, قانون کی حکمرانی ہو, میرٹ ہو. تو میں نے کہا 3.5 سال اس کا جواب کوئی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں وہ تو ان کو حکومت کرنے نہیں دی گئی تھی, خان صاحب سے غلطی ہوئی تھی اور وہ تو سارا کچھ وہی لوگ کرتے تھے. خان صاحب کو تو احساس جب ہوا جب تحریک عدم اعتماد آئی, تو میں نے ان سے پوچھا کہ تحریک عدم اعتماد پارلیمانی جمہوریت میں کوئی انہونی بات ہے, اور پھر وہ اتحادی جن کے لیے خان صاحب خود کہتے تھے کہ ان سے تو ووٹ لینے کے لیے کال کروانی پڑتی, کہ نہیں یار دیکھو وہ وقت گزر گیا, خان صاحب نے ریلائز کر لیا کہ ان سے غلطی ہوئی تھی. تو میں نے کہا سب یہ غلطی کرتے رہیں, وہی لوگ لاتے ہیں, نئے لوگ وہ پھر لے آئیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ ایک بات تو بھول جائیے کہ خان صاحب کو اقتدار کبھی نہیں ملے گا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ تم درست کہتے ہو, خان صاحب کو کبھی اقتدار نہیں ملے گا. مگر پھر ان کی ضد یہ تھی کہ معاشرے میں امن بھی نہیں رہے گا. میں نے کہا یہ تو میں وہ کہہ رہا ہوں جو میرا تجزیہ ہے, مگر میری خواہش ہے خان صاحب کو اقتدار ملے, اور آپ جیسے لوگ جنہیں سب سارے سچ پتہ ہے وہ رسوائی اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ایڈمنسٹریشن پالیٹکس کوئی ضدی آدمی نہیں چلا سکتا. تو بڑی لمبی تفسیر تھی. کل میں آپ کو ایک انٹرویو دکھاؤں گا جو بہت دلچسپ انٹرویو ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل بات ہوگی. ہو نہیں جاندا کرنا پیندا ہے, ہو نہیں جاندا کرنا جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا, زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا, آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات, زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.